हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल टू गवर्नमेंट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू जैसे कि बहुत सारे पदों पर भर्ती होती है। उनमें से एक पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये एक ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। इसके बारे में जानेंगे, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या होती है, प्रमोशंस का क्या स्ट्रक्चर है, अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं, पोस्टिंग कहाँ हो सकती है और अदर फैक्टर भी इस जॉब के बारे में जानेंगे। सो एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर ज्वाइनिंग। जी हाँ, ज्वाइन करने से पहले आपको जो भी जानकारी पता होनी चाहिए उन सभी के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये ग्रुप सी पोस्ट है जिसकी रिक्रूटमेंट आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू की जाती है, जो कि एक ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। दूसरा, नॉन टेक्निकल क्लैरिकल पोस्ट। जी हाँ, ये एक फुली क्लैरिकल पोस्ट है, एक बाबू की पोस्ट है जिस पे आप काम करेंगे। सेकंड, इट रिक्वायर्स टाइपिंग स्किल। तो अगर आपने टाइपिंग टेस्ट पास किया है एनटीपीसी का, तभी आप इसके लिए कंसिडर होते हैं, वरना इसके लिए कंसिडर नहीं किए जाते। सो इज इट द वन ऑफ द बेस्ट क्लरिकल पोस्ट इन रेलवे? वेल, वी विल डिस्कस इट लेटर। नाउ, आइडियल फॉर कैंडिडेट्स लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रमोशन। सो स्टेबिलिटी के लिए मैं यस कहूँगा, एंड प्रमोशन के लिए अभी हम आगे इसका डिस्कस करेंगे कि क्या प्रमोशन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले लेवल 5 की ये पोस्ट है। 7th पे कमीशन के हिसाब से मिनिमम बेसिक पे 29,200 से स्टार्ट होता है। ग्रेड पे है इसका 2800 और ये एक ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन हैंड सैलरी, मंथली सैलरी आपको कितनी बनेगी इसमें। तो सबसे पहले बेसिक पे लेते हैं। 29,200 रुपये इसका बेसिक पे होता है। डीए अभी 58% चल रहा है एज ऑफ जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 में अगर कोई सीनियर क्लर्क ज्वाइन करते हैं, उनकी क्या सैलरी हो सकती है, कितनी मिनिमम सैलरी रहेगी, उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। एच आर ए रहेगा 10%, क्योंकि हम जेड सिटी को बेस मानकर कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी या वाई सिटी में होती है तो एक्स सिटी में एच आर ए है 30% और वाई सिटी में है 20%। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ये मिनिमम सैलरी ली है। ठीक है, बेसिक पे, डीए एंड एचआरए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ये जेड सिटी के लिए ये फिक्स रहता है 1800। इसके ऊपर भी डीए लगता है, तो उसका 58% अगर हम निकालेंगे तो अभी करंट में 2844 रुपये ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक सीनियर क्लर्क को मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इन सबको जोड़ देंगे, हमारी एक टोटल ग्रोस सैलरी निकल कर आएगी, जो है 51,900 रुपये। अब ये ग्रोस सैलरी है, इसमें डिडक्शन कुछ माइनस करने होते हैं। जैसे कि मेजर डिडक्शन हमारा होता है एनपीएस या यूपीएस का। अब एनपीएस या यूपीएस जो भी आप ज्वाइनिंग के टाइम चूज़ करेंगे या लेटर भी चूज़ करते हैं, तो उसी हिसाब से दोनों में डिडक्शन रहता है 10% का। 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, इन दोनों का 10%। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है, ये आपकी ग्रोस सैलरी है माइनस एनपीएस इज इक्वल टू 47,286 रुपये। तो ये मोटा मोटी सैलरी आपकी रहेगी 47,286 रुपये। इनमें कुछ माइनर डिडक्शन भी होते हैं, उनको मैंने काउंट नहीं किया है, वो 20-30 रुपये के डिडक्शन होते हैं। ठीक है, अब ये है आपकी फिक्स सैलरी। इसके बाद कुछ अलाउंसेस भी आपको अलग से मिलते हैं, जैसे कि एक मेजर अलाउंस होता है रेलवे में ट्रैवलिंग अलाउंस का, जिसको हम टीए कहते हैं। अब ये टीए वेरी करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ है। मान लेते हैं अगर आपकी पोस्टिंग एक स्टेबल स्टेशन पर है, स्टेशन इन द सेंस के आप ऐसी डेस्क पर हैं जहाँ पर ज़्यादा ऑफिशियल विजिट कहीं और अदर सेक्शन में या फिर हेडक्वार्टर्स में नहीं होती, तो वहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस कम बनता है और ये मंथली वेरी करता है। मान लेते हैं कभी कोई काम नहीं पड़ता है आपको, तो फिर ये नहीं भी मिलता है, तो ये वेरी करता है मंथली एक्चुअली। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज नॉन नाइट ड्यूटी अलाउंस, जिसको एनडीए कहते हैं। तो ये नाइट ड्यूटी अलाउंस इस पोस्ट में नहीं मिलता, क्योंकि ये एक क्लैरिकल पोस्ट है, ऑफिशियल पोस्ट है, जिसमें आपको एक ऑफिस दिया जाता है, उसको आपको मेंटेन करना रहता है, जो कि 9 to 5 एक हम कह सकते हैं पोस्ट है। तो इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता। नेक्स्ट इज़ नो नेशनल हॉलीडे अलाउंस। तो रेलवे में एक नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, जो कि ज़्यादा नहीं है, माइनर है, बट मिलता है अदर डिपार्टमेंट, अदर पोस्ट के लिए। तो इसमें एनएचए नहीं मिलता, क्योंकि नेशनल हॉलीडे को रेलवे के ऑफिस भी बंद रहते हैं, सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, तो एनएचए भी नहीं मिलेगा, एनएचए एनडीए नहीं मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। अब मैंने एक ये पे स्लिप अटैच की है एक सीनियर क्लर्क की,
जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम जानते हैं कि रेलवे जो है हमारा, रेलवेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। सो इसमें मान लेते हैं जैसे कि एक परिचालन विभाग होता है जिसको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब इसमें स्टेशन मास्टर्स हुए या फिर पॉइंट्समैन हुए, ये सभी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज होता है एक कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है, एक आपका मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, एक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग वाला ही होता है, इंजीनियरिंग बोलते हैं रेल में इसको। एंड सेकेंड इज एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी होता है जिसको C&W डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। सीनियर क्लर्क की पोस्टिंग इन किसी भी डिपार्टमेंट में की जा सकती है, तो कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, और ज्वाइनिंग के टाइम जो हमारे सीनियर DPO या DPO होते हैं वो आपको कहाँ पोस्टिंग दे। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिले। ओके, तो हम ये सैलरी देखते हैं 29,200 बेसिक, और DA हुआ है हमारा 12,264। अब ये मई 2023 की सैलरी है, तो DA उस टाइम थोड़ा कम था। अभी तो 58% है, जैसा कि हमने पहले अभी पीछे बताया मैंने कि 58% तो हमारा DA है। ठीक है, और यहाँ पर है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। तो हाउस रेंट HRA 10% मिलता है, इसका HRA 10% हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्योंकि ये भी DA पर निर्भर करता है, तो ये भी आपको थोड़ा कम दिखेगा यहाँ पर, वहाँ पर ज़्यादा था। ठीक है, अब मैंने कुछ डिडक्शन की बात की थी, ये माइनर डिडक्शन ये है 20 और 9। अब एक इसमें NPS भी होता है, इसमें नहीं है वो अभी इंक्लूड, क्योंकि ये एक न्यू ज्वाइनी का पे स्लिप है। तो NPS अकाउंट खुलता है, फिर उसमें टाइम भी लगता है 2-3 महीने उसका अकाउंट खुलने में और फिर डिडक्शन स्टार्ट होने में। तो एक न्यू ज्वाइनी की एक पे स्लिप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोस सैलरी रिकवरी हो जाती है और फिर यहाँ पर नेट सैलरी दिखाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अलाउंसेस एंड बेनिफिट प्रोवाइडेड। अब रेलवे कुछ अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि DA HRA ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पीछे, DA HRA एंड ट्रांसपोर्ट। ये है ट्रैवलिंग अलाउंस। इसके बारे में मैंने बताया कि ये निर्भर करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। मान लेते हैं अगर आपकी पोस्टिंग कहीं किसी स्टेशन पर है, तो आपके फ्रीक्वेंट जो विजिट्स रहती हैं हेडक्वार्टर्स में लगी रहती है, तो वहाँ पर आपको TA क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी हेडक्वार्टर में ड्यूटी है तो रेयरली चांस होते हैं कि आप कहीं बाहर सेक्शन में विजिट के लिए जाएं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल पोस्ट है। ठीक है, ये वेरी करता है। नेक्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटी। ये मेडिकल फैसिलिटी सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलती है, तो सीनियर क्लर्क को भी मिलती है। नेक्स्ट इज LTC एंड फ्री रेलवे पासेस। अब ये रेलवे पासेस मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को। एक साल में 2 तरीके के पास होते हैं रेलवे एम्प्लॉयज़ के पास। एक होता है प्रिविलेज पास, एक होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो प्रिविलेज पास में अगर हम कहीं भी टिकट बुक करते हैं पास के थ्रू, तो वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। PTO में बेसिक फेयर का 1/3 लगता है। अब ये न्यू ज्वाइनी अगर कोई होता है तो प्रिविलेज पास 1 मिलता है एंड PTO 4 मिलते हैं। ये राउंड ट्रिप के लिए मिलता है, आने जाने दोनों के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं पूरे एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअली। और दूसरा है हमारा LTC आपको तभी मिलेगा जब आप इनको सरेंडर करेंगे। रेलवे पास सरेंडर करने होते हैं LTC क्लेम करने के लिए। LTC मतलब हवाई यात्रा। नेक्स्ट इज पेंशन। अब पेंशन तो सभी डिपार्टमेंट्स में है गवर्नमेंट के, NPS या UPS जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं है अभी। दूसरा है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। अब ये रेलवे एम्प्लॉई के 2 बड़े बच्चों को मिलता है, पहले 2 बच्चों को अगर वो किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये फिक्स रहता है। ये लगभग 33,000 के आसपास पर चाइल्ड चल रहा है, साल में एक बार मिलता है, वंस पर ईयर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब वर्क प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सीनियर क्लर्क का क्या रहता है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक बाबू की पोस्ट है। एक बाबू का काम ऑफिस में वेरियस काम रहते हैं, बहुत ही आपको रेलवे में एक बाबू के काम में बहुत एक्सपोजर मिलेगा। अलग अलग टाइप के काम आपको करने को मिलेंगे। सो मोटा मोटा ये है कि क्लैरिकल वर्क रहता है, फाइल हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, टाइपिंग ऑफिशियल लेटर्स। अब आप कोई भी अगर नॉर्मली कोई किसी रेलवे का कोई पब्लिक सर्कुलर या लेटर देखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसी सीनियर क्लर्क या क्लर्क के द्वारा ही टाइप किया होता है। रिपोर्ट्स बनाना, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। मैंने डिपार्टमेंट्स की बात की है, रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं।
तो उनके कोऑर्डिनेशन में भी सीनियर क्लर्क एक रोल प्ले करता है। ठीक है, मोस्टली डेस्क जॉब है, फिक्स्ड आवर है, कहीं भी आने जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती इसमें, फिक्स आपको डेस्क पर काम करना है। ठीक है, अब पोस्टिंग और वर्क लोकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब पोस्टिंग, जैसे कि रेलवे है हमारा, ये बहुत सारे जोन्स में बटा हुआ है, जिनमें कि जैसे कि एनआर होता है, नॉर्दर्न रेलवे, एनसीआर, एनईआर, सो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एंड नॉर्दर्न रेलवे। अब एनआर का हेडक्वार्टर एग्जांपल के लिए जैसे कि दिल्ली में है, तो आपका जोनल रेलवे जो ऑफिस होते हैं, जोनल रेलवे हेडक्वार्टर जिनको बोलते हैं, वहाँ पर भी सीनियर क्लर्क की पोस्टिंग की जा सकती है। सेकेंड इज डिविजनल रेलवे ऑफिस, यानी कि डीआरएम ऑफिस जिनको बोलते हैं। अब जैसे कि ये एनआर है हमारा, फॉर एग्जांपल, एनआर भी कई डिवीजन्स में बटा रहता है, जैसे कि दिल्ली डिवीज़न, उसके बाद अंबाला डिवीज़न, इसके बाद मुरादाबाद डिवीज़न, लखनऊ डिवीज़न, ये कई सारे डिवीज़न में बटा है। तो डीआरएम, एक डिवीज़न को एक डीआरएम हेड करते हैं, तो एक डीआरएम ऑफिस में भी आपकी पोस्टिंग होती है। नेक्स्ट इज, जैसे कि मैंने बताया कि ये डीआरएम ऑफिस होते हैं कई सारे रेलवे के अंदर। अब डीआरएम ऑफिस में भी एक, जिनको डिविजनल ऑफिस बोलते हैं, कुछ जो बड़े स्टेशन होते हैं उनको सब डिवीज़न बोल देते हैं, तो उनमें एक सब डिवीज़न भी होते हैं, जो अच्छे खासे बड़े स्टेशन होते हैं उनको सब डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं फर्दर। तो एक डीआरएम का एक एरिया होता है प्रॉपर, स्टेशंस का कह लें, एक प्रॉपर एरिया, जियोग्राफिकल एरिया होता है, वहाँ तक एक डीआरएम सुपरवाइज करता है। जैसे कि ये दिल्ली डिवीज़न है, इसके बाद इसका एक एरिया होगा, इसके बाद नेक्स्ट डिवीज़न शुरू हो जाएगा, मान लेते हैं ये अंबाला डिवीज़न यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए, तो डीआरएम ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जोनल रेलवे हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सेकंड इज़ वर्कशॉप, रेलवे की कुछ वर्कशॉप रहती हैं, कुछ यूनिट्स रहती हैं जहाँ पर मेंटेनेंस का काम भी होता है, अदर काम भी होते हैं, और एडम यूनिट भी रहती है, तो यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये अलग अलग होती है, जैसे कि बहुत सारी वर्कशॉप हैं। और रेलवे स्टेशंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीनियर क्लर्क की पोस्टिंग रेलवे स्टेशन पर भी होती है। अब रेलवे स्टेशन किसी छोटे स्टेशन पर ये पोस्टेड नहीं होते, जहाँ पर कोई अच्छे खासा वर्क रहता है वहीं पर ही पोस्ट होते हैं, जो बड़े स्टेशन होते हैं एक्चुअली, क्योंकि छोटे स्टेशन पर मोस्टली स्टेशन मास्टर ही थोड़ा बहुत क्लैरिकल काम होता है वही देखते हैं, वरना जहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा काम रहता है वहाँ पर एक सीनियर क्लर्क को अपॉइंट किया जाता है वेरियस डिपार्टमेंट में। अब डिपार्टमेंट मैंने बताया कि बहुत सारे हैं रेलवे में। ठीक है, तो मोस्टली अर्बन या फिर सेमी अर्बन लोकेशन ही होगी, कोई गांव दूर दराज की कोई भी पोस्ट, कोई भी लोकेशन नहीं होती है। ठीक है, नो एक्सट्रीम फील्ड ड्यूटी, फील्ड ड्यूटी तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसके प्रमोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि आपने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पर ज्वाइन किया, इसके बाद 2 साल बाद आप ओएस, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, यानी कि लेवल 6 की पोस्ट है। अब 2 साल बाद इसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ये डिपेंड करता है कि आपकी सीनियोरिटी क्या है और आगे कितनी पोस्ट खाली है, तो उसी हिसाब से आपके प्रमोशन चलते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में यही रूल अपनाया जाता है नॉर्मली, कि आगे कितनी आपकी क्या सीनियोरिटी है और आगे कितनी सीट वैकेंट है। ठीक है, नॉर्मली, लेकिन जनरली इन जनरल टर्म्स अगर मैं बताऊं तो यहाँ से यहाँ आने में आपको 2 से 3 साल मैक्सिमम लगते हैं, इसके बाद आप ओएस बन जाते हैं, जल्दी ही ओएस बन जाते हैं। अब नेक्स्ट है चीफ ओएस का प्रमोशन। अब ये है 4600 ग्रेड, यानी कि लेवल 7। अब यहाँ से यहाँ आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं, और यहाँ आने में थोड़े ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा देखा गया है, क्योंकि हम प्रमोशनल हिरार्की में ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट कम होती रहती हैं, कम होती चली जाती हैं। जैसे कि मान लेते हैं सीनियर क्लर्क की सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है, मानते हैं 100 सीनियर क्लर्क हैं, फिर ऊपर जाएंगे 50 ओएस हैं, फिर और ऊपर जाएंगे, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 15 ही चीफ ओएस काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से प्रमोशन का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ आने में 2 से 3 साल, फिर यहाँ से यहाँ आने में आपको 10 साल भी लग सकते हैं, 7 से 8 साल भी लग सकते हैं। जनरली नॉर्मली देखा गया है कि प्रैक्टिकली कि 7 से 8 साल में आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे चीफ ओएस के पोस्ट पर। अब इसके बाद यहाँ तक आपका प्रमोशन चलता है सीनियोरिटी बेसिस पर, एंड आगे कितनी वैकेंसी है। इसके बाद
हम बात करेंगे कि गेजेटेड पोस्ट जो कि है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की, ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 8 की पोस्ट है। तो एपीओ, मोस्टली एपीओ होते हैं हमारे डिविजनल ऑफिस में, एक कार्मिक विभाग रहता है, उसके कुछ सेक्शंस को सुपरवाइज करते हैं। प्रमोशन हुआ आपका, सैलरी हुआ, मतलब सैलरी हुआ, प्रमोशन हुआ, और कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जितने भी काम रहते हैं वो एपीओ ही सुपरवाइज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ से यहाँ तक सीनियोरिटी से, और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होता है रेलवे में। रेलवे दो तरीके से प्रमोशन करता है, एग्ज़ाम दो तरीके से एग्ज़ाम लेता है, एलडीसी एंड जीडीसी। एलडीसी यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, इन दोनों को आप दे सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। अब ज्वाइन करते ही इनको आप नहीं दे सकते। मिनिमम जो अभी के लिए क्राइटेरिया है, यहाँ से यहाँ आने के लिए आपका कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए ओएस की पोस्ट पर, ठीक है। तो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट पर आपको 5 साल की कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप आगे एपीओ के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अब एपीओ पर आ गए हैं। इसके बाद भी प्रमोशन है डीपीओ एंड सीनियर डीपीओ। अब प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे कि यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो यहीं पर ही रिटायर हो जाते हैं। मान लीजिए आपने बहुत जल्दी रेलवे ज्वाइन कर लिया, तो हो सकता है आपको डीपीओ तक भी प्रमोट कर दें अगर आपकी सर्विस ज़्यादा है, वरना तो एपीओ तक नॉर्मली आप रिटायर हो जाते हैं। सेकंड, अब क्योंकि एपीओ के लिए यूपीएससी भी एग्ज़ाम लेता है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस जिसको बोलते हैं, तो यूपीएससी के थ्रू भी कैंडिडेट्स यहाँ आते हैं और यहाँ से भी कैंडिडेट यहाँ आते हैं। तो जो यूपीएससी के थ्रू आता है उनका चैनल अलग होता है प्रमोशन का, वो फास्ट प्रमोशन काफ़ी रहता है उनका। वो तो सीधे डीपीओ, फिर सीनियर डीपीओ, और आगे हेडक्वार्टर्स, रेलवे हेडक्वार्टर्स में आगे भी सीपीओ, डिप्टी सीपीओ, चीफ पर्सनल ऑफिसर वगैरह आगे वो तो बनते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है इसके प्रमोशन का। तो सीनियोरिटी से होता है एंड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से होता है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे ट्रांसफ़र्स के बारे में। अब सबसे पहले मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि बी केयरफुल फ्रॉम विच आरआरबी यू हैव अप्लाइड। जिस भी आरआरबी से आपने फॉर्म भरा है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रांसफ़र का मैं बताता हूँ क्या है। मान लीजिए आपने साउथ में कोई आरआरबी ज्वाइन कर लिया है एज ए सीनियर क्लर्क, अब आपको नॉर्थ में आना है क्योंकि आपका घर नॉर्थ में है साउथ से। अब या तो आप कोई म्यूचुअल ढूंढिए, जो कि बहुत मुश्किल काम रहता है म्यूचुअल मिलना। आपने देखा होगा कि नॉर्थ में जो जितना भी रेलवे स्टाफ है वहाँ पर साउथ का कोई ही मिलेगा, वरना तो नहीं मिलता है नॉर्मली, सब लोकल या फिर नॉर्थ इंडियन ही होते हैं। तो म्यूचुअल मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है नॉर्थ टू साउथ, तो इसलिए मैंने बोला है कि केयरफुल रहना है जब भी आप अप्लाई करते हैं। दूसरा, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की सुविधा रहती है रेलवे में। अब ये ऑन रिक्वेस्ट, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, मान लीजिए साउथ से नॉर्थ के लिए आपने अप्लाई किया, अब यहाँ पर एक लाइन में बहुत लोग खड़े हैं, आपका नंबर कब आएगा इसका कुछ नहीं पता, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और दूसरा नुकसान मैं आपको ये बताता हूँ ऑन रिक्वेस्ट का। मान लीजिए आप ऑन रिक्वेस्ट नॉर्थ से साउथ आ भी गए, इसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ पर काम किया 5 साल 6 साल, जब तक आपका नंबर आया ऑन रिक्वेस्ट के लिए, मान लीजिए आप ओएस या चीफ ओएस बन गए। अब ऑन रिक्वेस्ट में अगर आप कहीं भी अपना डिवीज़न छोड़ते हैं, कहीं और जाते हैं किसी और रेलवे में, मान लीजिए आप साउथ ईस्टर्न रेलवे से नॉर्दर्न रेलवे में जा रहे हैं, तो यहाँ के लिए जैसे ही आप डिवीज़न छोड़ेंगे तो आप यहाँ पर जब ज्वाइन करेंगे तो आप बॉटम सीनियोरिटी पे ज्वाइन करेंगे, यानी कि आपकी सीनियोरिटी सबके नीचे से काउंट होगी, ठीक है। और उस इनिशियल पोस्ट पे आएंगे जिस पे आप भर्ती हुए थे, जैसे कि यहाँ पर सीनियर क्लर्क है, ठीक है। तो ये नुकसान रहता है थोड़ा सा, पे में फ़र्क नहीं, पे प्रोटेक्शन आपको मिलता है, लेकिन आपकी पोस्ट जो है वो नीचे चली जाती है अगर आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेते हैं। म्यूचुअल में भी ऐसा ही है, मान लीजिए आप ओएस हैं और किसी सीनियर क्लर्क के साथ म्यूचुअल कर रहे हैं, तो आपको उसकी सीनियोरिटी मिलेगी और आप भी सीनियर क्लर्क हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ ट्रांसफ़र्स का मोटा मोटा ये रूल रहता है रेलवे का। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हु शुड चूज़ दिस पोस्ट।
अब इस पोस्ट के लिए, क्योंकि ये एक ऑफिशियल पोस्ट है, सबसे पहले तो ऑफिस वर्क रहता है, फील्ड ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, एस्पिरेंट्स सीकिंग स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के लिए तो ये बिल्कुल सही है, स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल जॉब है, आपको मुश्किल से कहीं ट्रांसफ़र मिलते हैं। जी हाँ, ट्रांसफ़र का मैं ये बता देता हूँ कि इस पोस्ट में भी 3 से 4 साल बाद आपका ट्रांसफ़र ड्यू हो जाता है, ठीक है। आपको ट्रांसफ़र लेना ही होता है या डिपार्टमेंट आपका ट्रांसफ़र करता ही है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्टेशन पर हैं और किसी डिपार्टमेंट, मान लीजिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है और वहाँ पर उस स्टेशन पे 3 से 4 सीट्स हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, जो कि क्लैरिकल सीट्स हैं, तो आपका नॉर्मली सीट चेंज कर देते हैं हर 3 से 4 साल बाद, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है रेलवे की, जिसको पेरियोडिकल ट्रांसफ़र बोलते हैं। सेकेंडली, मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टेशन पर है जहाँ पर एक ही पोस्ट है सीनियर क्लर्क की आपके डिपार्टमेंट में, तो आपका स्टेशन भी चेंज किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर आप किसी डीआरएम ऑफिस में हैं, डीआरएम ऑफिस में है, तो उसमें क्या रहता है कि आप ऑफिस में ही सीट चेंज करते रहते हैं, ऑफिस नहीं चेंज होगा आपका, आप सिर्फ सीट बदलते रहेंगे, आपका वर्क एनवायरनमेंट बदलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सेम काम आप करते रहेंगे, काम चेंज होते रहेंगे, आपके एक्सपोजर मिलेगा आपको अलग अलग काम का, रेलवे में बहुत सारे काम है क्लैरिकल पोस्ट पे। सेकेंडली, वर्क लाइफ बैलेंस। अब वर्क लाइफ बैलेंस इसमें 100% है, आराम से आप अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बात करते हैं प्लानिंग फॉर फर्दर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस। तो इसके लिए तो ये मैं कहूँगा वन ऑफ दी बेस्ट पोस्ट है, अगर कोई आगे तैयारी करना चाहता है यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, ऑफिशियल ड्यूटी रहती है, 9 से 5 आपका ऑफिस चलेगा मान लेते हैं, या 9 से 6 भी चल जाता है, जैसे डीआरएम ऑफिस का रहता है 9:30 से 6 बजे तक लगभग। तो उसके बाद आप फ्री रहते हैं, कोई वर्कलोड नहीं है ज़्यादा, डिपेंड करता है, वेरी करता है आपको किस सीट का काम मिला है या फिर आप किस काम में इंगेज हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क नहीं रहता है, आप आराम से स्टेट सर्विस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अब ये बेस्ट है दोनों के लिए है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। फीमेल के लिए तो खैर बेस्ट है, क्योंकि ट्रांसफ़र का चक्कर नहीं है ज़्यादा, और दूसरा स्टेबिलिटी है, स्टेबल जॉब है, भाग दौड़ की जॉब बिल्कुल नहीं है, ऑफिशियल वर्क रहता है आपका, ऑफिस में आप काम करते हैं, आपको एक ऑफिस दिया जाता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट क्लरिकल जॉब ऑफ इंडियन रेलवेज, ये आप मुझे बताएंगे क्या ये बेस्ट है या नहीं है। सबके लिए अलग अलग होता है, किसी को फील्ड जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को ऑफिशियल जॉब, तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है, प्रायोरिटीज़ अलग अलग हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ये बेस्ट है या नहीं है, किसी के लिए बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस पोस्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।